छोटे प्यारे भाई बहन लोग सभी को हमारे तरफ से दिल से धन्यवाद। आप लोग को बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम बीत चुका होगा। आप लोग सभी सब्जेक्ट में A+ नंबर ज़रूर से उठाए होंगे और इतना वादा ज़रूर करते हैं कि आप लोग को जो जितना बताएं उससे गए अंतर्गत ही एग्ज़ाम में आया होगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में अपना क्वेश्चंस बना दिए होंगे। और आशा करता हूँ ऊपर से कि सरस्वती माँ के आशीर्वाद से कि आप लोग का सबका एग्ज़ाम A+ आए। आज हम आप लोग के लिए अब क्लास 9 का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, चैप्टर 1 साइंस का। ठीक है, साइंस का जो है चैप्टर 1 को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के VVI क्वेश्चन आने की इतना अपना शॉर्टकट अपना भाषा अपना लैंग्वेज आप लोग के समझाने जा रहा हूँ चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो लिख चलिए। सबसे पहला क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ, यानी कि चैप्टर के नाम जो है वो हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, चलिए इससे पहले हम सरस्वती माँ की प्रणाम करता हूँ और जय हिंद जय भारत। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, समझ में लाए लाइक कीजिए, अच्छा वीडियो लगे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं आगे। एकदम जोर के साथ आप लोग ध्यान से पूर्वक से एक एक करके पॉइंट समझिए और पढ़िए। चलिए क्या समझ लेते हैं कि आखिरकार हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं। आने के हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं उसको किसे कहते हैं। तो हमारे जितने भी हमारे आँख के चारों जितने भी नज़र आते हैं, जिधर नज़र दौड़ाएंगे उधर सब चीज़, कोई भी चीज़ एनीबॉडी, कोई भी या ठोस कुछ भी नज़र आए वो सब का चीज़ एक मेरा पदार्थ ही है। आने के हमारे आसपास के पदार्थ बोला है तो हमारे आँखों के सामने चारों तरफ जो दिखाई देता है वो सब का चीज़ है पदार्थ है। इन्हीं के बारे में आज हम लोग जानना है कि पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, आखिर पदार्थ होते क्या क्या हैं, क्या है चैप्टर में जानकारी, वो हम लोग सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में समझा दिए आप लोग के कि हमारे आसपास के पदार्थ हानिकारक होते क्या हैं और किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमारे चारों तरफ से बता चुके कि जो दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते, चारों तरफ जितना भी नज़र चाह दोहराए और जो भी दिखाई देता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम वही को हमारे आसपास के पदार्थ है। ठीक है, जितने भी चारों तरफ जैसे नजर दौड़ाएंगे उधर जो दिखाई देता है वही सब हम लोग की क्या चीज़ है, पदार्थ है। ठीक है, पदार्थ जो है वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ कहते हैं किसको हैं। क्लियर, पदार्थ हम लोग किसे कहते हैं से आज हम लोग जानेंगे एक एक करके। क्लियर, तो चलिए जानेंगे एक एक करके। ठीक है, तो विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसी को पदार्थ कहा जाता है। यानी कि प्रत्येक, हम ही बता चुके हैं पदार्थ जो है विश्व में प्रत्येक वस्तु, यानी कोई भी वस्तु हो, या लोहा हो या चांदी हो या पानी हो या दूध हो या गैस हो, कोई भी चीज़ वस्तु है जो सामग्री से बनी है। सामग्री के मतलब होता है कोई वस्तु, यानी कि सामग्री यानी कि जो मिल मिल के जो बनता है एक दूसरे से, उसी को सामग्री कहते हैं। जैसे कि पूजा का सामग्री में कितना सारा आ जाता है, रोटी सिंदूर सब चीज़ आ जाता है, तो मेरा सामग्री आ गया। फिर फल का सामग्री, फल में हो गया अंगूर सेब, ये सब सामग्री हो गया ना। तो उसी तरह बोला है विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ कहा जाता है। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु का चीज़ पदार्थ है। ये हम आप लोग के बता चुके हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ जो होते हैं वो हम लोग विद्वान, विद्वान मतलब मौजूद है। ठीक है, हम लोग के आँख के सामने मौजूद है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। अब इतना आप लोग को ज़्यादा हार्ड लग रहा हो तो सिंपल आंसर लिख देगा, पदार्थ स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। यानी क्या बोला कि पदार्थ जो है वो क्या करता है, स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान भी होता है। ठीक है, पदार्थ का क्या होता है, ये स्थान घेरता है। अरे घेरता मतलब पूरा ये क्या करे, पहले चारों तरफ घेर लेगा अपने। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए एक घर होता है या फिर कोई चीज़ का घेरावा होता है, उससे घेरते कैसे, उसी तरह ये भी स्थान अपना अपना जहाँ तक स्थान होता है। मान लीजिए अभी आगे जाके एग्जाम्पल देंगे, मान लीजिए पानी ले लिए। ठीक है, एक गिलास पानी है, इसमें यहाँ पानी गिरा दिए तो ये क्या किया, अपन जहाँ तक स्थान होगा चारों पट्टी क्या होगा, फैल जाएगा इतना। ठीक है, तो ये मेरा द्रव आ गया। ठीक है, अब आप लोग के समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा, आ रहा है ना। ठीक है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। ठीक है, पदार्थ किससे बन के बना बाबू लोग, तो क्या कीजिएगा, तो बोलिएगा पदार्थ स्थान घेरता है और द्रव्यमान होता है, इसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। इससे नहीं है तो सिंपल से बोलना कि विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ठीक है, क्लियर।
चलिए बोले जोर से, क्लियर हुआ कि नहीं, कंप्लीट हो रहा है या नहीं, कमेंट करके बतलाइए। ठीक है, अगर कहीं दिक्कत हो, कोई पॉइंट समझना हो तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है, आप लोग को पॉइंट पॉइंट समझा रहे, बुक की जरूरत नहीं है, आप लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही वही पॉइंट पढ़ा दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, कणों में भौतिक गुण, कणों के अंदर क्या क्या भौतिक गुण होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक रासायनिक गुण, एक भौतिक गुण होते हैं। ठीक है, तो पदार्थ के कणों, हम लोग जानते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो कणों से मिलकर बने होते हैं, और वह इतना सतत नहीं है कि पदार्थ के कण इतना अत्यंत छोटे होते हैं, यानी कि पदार्थ जो है, पदार्थ के जो कण होते हैं वो अत्यंत छोटे, इतना छोटे होते हैं कि हम लोग नन्ही आँखों द्वारा भी उसको नहीं देखे जा सकते। जैसा कि मान लीजिए रंग लेते हैं, अभी होली का समय भी आ रहा है, मान लीजिए रंग लेते हैं, उसमें से एक का मान यानी कि हल्का सा भी एक बूंद, मान लीजिए इतना ले लें, इतना में क्या करता है वो ऊपर बाल्टी भर को कलर कर देता है। तो सोचिए कि कण कितने छोटे होते हैं, जो क्या करता है अपना स्थान पर घेर लेता है। ठीक है, यानी कि अपन कलर वो पूरी तरह से ला लेता है। तो इसीलिए बोला है पदार्थ के कण अत्यंत कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, अब चलिए थर्ड पॉइंट क्या बोला है, पदार्थ के कणों के अभिलक्षणीय गुण, इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं वो भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए पदार्थ के कणों के अभिलक्षणीय गुण हम लोग के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी कि पदार्थ के कण जो तो हमेशा कैसे करता है, निरंतर गतिशील करता है। जैसे कि मान लीजिए अभी बताएं कि कोई अगरबत्ती लीजिए, अभी कोई भी चीज़ लीजिए, मान लीजिए अभी कलर बताएं, इतना कलर लिए तो क्या किया, इतना बड़ा ये बाल्टी है, ठीक है, तो इतना बड़ा जब कलर डाल दिए तो आपने धीरे धीरे कैसे पूरा कलर इधर साइड फैल जाएगा, फैलेगा कि ना फैलेगा। तो इसीलिए बोला है कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा है। बोल देगा कि पदार्थ के कण हमेशा निरंतर गतिशील करते हैं, इसीलिए इसके पास क्या है, गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्यों गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्योंकि अपना कार्य का होता है, चलते रहता है, पूरा गति करता है, तब तो इसमें कलर पूरा ला देता है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा है। किसमें, पदार्थों में निरंतर गति करते हैं, इसमें क्या पाया जाता है, गतिज ऊर्जा। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। जब तापमान जब बढ़ेगा, टेम्परेचर जब हाई होगा, तो इसका कणों की गति ऊर्जा भी क्या होगी, हाई होगी, यानी कि बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप लोग के सेकेंड नंबर, आप लोग बहुत, आप कितना मेहनत से आज आप लोग समझा रहे हैं। ठीक है, कृपया करके वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि पूरा पूरा भारत में हर एनसीईआरटी जो भी बुक पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, उसको मोस्ट इंपॉर्टेंस जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उसके लिए समझाने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका से हम समझा रहे हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंस आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और आप लोग इस तरह नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, जो बतला रहे हैं उसको नोट्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। क्लियर, चलिए इसमें आप लोग के मार्क्स जो है पूरा 100% की आप लोग के उठ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अभी बता चुके हैं, पदार्थ के कण जो होते हैं उसमें क्या होता है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान के मतलब खाली जगह। मान लीजिए यहाँ पर कुछ लिखा है, यहाँ लिखे का लिखल है, तो यहाँ लिखल है गा, तो इसके बीच में क्या लिखाएगा, खा लिखाएगा ना। इसी तरह का चीज खाली तो है ना, क्या लिखा रहा है, खाली जगह तो है। क्लियर, तो उसी तरह बोला रिक्त स्थान है। तो रिक्त स्थान कैसे है, मान लीजिए कि चाय बना रहे हैं हम लोग, चाय का एग्जाम्पल लीजिए, नींबू कर लीजिए, कोई भी चीज़ का आप लोग एग्जाम्पल, लेकिन हम यहाँ चाय दिया तो जैसे चाय लीजिए, मान लीजिए चाय ले रहे, ठीक है, एक कतली है, बना देते हैं कतली। ठीक है, इसमें हमको क्या डाल दिए, दूध डाल दिए, क्या डाल दिए, दूध, या फिर जल भी डाल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जल डाल दिए, जल डाल दिए इसमें। ठीक है, तो जल डाल दिए, तो इसमें क्या किया, चीनी भी डाल दिए, और एक तरफ से क्या डाल दिए, चीनी, चीनी डाल दीजिए, और ऊपर इसमें क्या कीजिए, हल्का चाय पत्ती डाल दीजिए। क्या, चाय पत्ती, जानबे करते चीनी में अगर डालेंगे तो चाय पत्ती तो डालना ही पड़ेगा। तो चाय पत्ती जब हल्का सा भी डाल देंगे तो क्या होगा, वो अपना कलर ले लेगा, यानी कि अपना कलर वो क्या करेगा, पूरा ग्रहण कर देगा। जिस तरह रंग के चाय पत्ती जो होता है वो लेकर अपना रंग की, रंग जो होता है वो दूध लाल काला लाल चाय बना रहे हैं तो उसमें लाल रंग काला रंग के पूरा क्या घेर लेगा। तो उसको क्या किया, खाली संरचना को नहीं पूरा किया, आने की खाली संरचना जो रिक्त स्थान जो खाली था इसमें, वो क्या किया, वो अपना कलर के माध्यम से भर दिया। ठीक है, तो इसीलिए
पदार्थ के कण जो होते हैं वो रिक्त स्थान होते हैं और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समावेशित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को पूरा कर देते हैं। ठीक है, जिस तरह हम लोग बताया अभी जल लिए, जल में अगर एक बूंद या कुछ भी इसमें पानी डाल देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, अपना स्थान घेरता है। इस तरह का समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए कि एक गिलास है, ठीक है, एक गिलास है, एक गिलास में क्या किए, पानी डाल दिए इसमें पूरा। ठीक है, ये पानी है पूरा भरा हुआ, इसमें क्या करना है, नमक डाल दिए, और नमक के बाद ऊपर क्या करेंगे, फिर नींबू डाल देंगे। जब इसे घोलेंगे तो क्या करता है, अपना स्थान को पूरी तरह से क्या करता है, पूरी अपना स्थान घेर लेता है। ठीक है, और वो खाली स्थान जो है वो पूरा कर लेता है, यानी कि भर लेता है। ठीक है, वो खाली स्थान जो है ऊपर भर लेता है, क्योंकि अगर खाली नहीं रहेगा तो कभी मान लीजिए बाल्टी रहेगा, बाल्टी का पानी भरेंगे और खाली नहीं रहेगा तो क्या उसमें पानी जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि खाली नहीं रहेगा, पानी गिर जाएगा बाहर ना। तो उसी तरह इसमें भी क्या करेंगे कि जो रिक्त स्थान का होता है वो पूरी तरह से क्या करेगा, वो भर देगा। तो मैंने बोला चाय, क्या बोला है कि जब हम चाय कॉफी नींबू पानी बनाते हैं तो एक तरह के पदार्थ कण दूसरी तरह से पदार्थ कणों के बीच उपस्थित है, समावेशित कर पता चलता है कि पदार्थ के कण के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जब एक दूसरे को हम डालते हैं हिलाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, पता चलता है कि एक दूसरे को क्या समावेशित करते हैं, इससे यह पता चलता है कि इसमें रिक्त स्थान होता है। ठीक है, चलिए क्या बोला है, पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ के कण जो होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित कैसे करते हैं वो देखिए, क्योंकि मान लीजिए कि हम लोग पूजा कर रहे हैं या फिर कोई घर में किसी का खाना बन रहा है, मान लीजिए कि क्या बन रहा है, मान लीजिए भोजन नहीं बन रहा है, ठीक है, किसी का खाना बन रहा है, कोई भी खाना बन रहा है, गर्म भोजन जो होता है वो कैसे आकर्षित करता है, मान लीजिए खाना बन रहा है किसी का अंदर, ठीक है, तो क्या करता है, तो जब बन रहा है गर्म तो हम लोग बिना वहाँ जाके ही बिना, यानी कि वहाँ जहाँ भोजन बन रहा है वहाँ नहीं जाएंगे, फिर भी अगर घर बैठे बैठे हम दूसरे रूम में या इधर हैं तो हम लोग को पता चल जाता है कि आज घर में क्या बन रहा है। ठीक है, उसी के हम लोग किसके माध्यम से, तो गति जुड़ जाने की पदार्थों के माध्यम से, क्योंकि पदार्थ क्या करता है, आकर्षित करता है, हम लोग को मालूम चल जाता है कि घर में आज क्या कौन सा सामान बन रहा है, कौन सा भोजन पक रहा है। ठीक है, हम लोग को मालूम चल जाता है। ठीक है, इसलिए बिना देखे बिना समझे वो हम लोग दुर्गंध से ही हम लोग पहचान कर लेते हैं कि इसमें कौन सा पदार्थ है, यानी कि कौन सा बन रहा है। तो किसके माध्यम से, तो गैस के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि इसमें कौन सा भोजन बन रहा है। ठीक है, आप लोग के अच्छा समझ आ रहा ना। ठीक है, चुटकी बजा के। चलिए, जब हम पानी के नल खोलते हैं और पानी के धार अपने उंगली को तोड़ने की कोशिश करते हैं तब वह धार टूट जाती है, नहीं। क्या टूटती है, नहीं। जब हम लोग पानी के धार को अगर तोड़ेंगे तो टूटता है, नहीं। क्या, या वही बोला नहीं, क्योंकि पानी के धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे से क्या होती है, आकर्षण बल के जुड़े रहते हैं, यानी कि पानी जो है एक दूसरे से बल आकर्षण करता है, काटते कोशिश करते लेकिन नहीं करता, फिर वो क्या होता है, आपस में जुट जाता है। क्लियर। पदार्थ के कणों के बीच का रिक्त स्थान तथा उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थों की सबसे कम होती है, अद्रव अवस्था के माध्यम और गैसीय अवस्था के माध्यम अत्यधिक होती है। देख लो क्या बोला है कि पदार्थ के कण जो होता है के बीच रिक्त स्थान जो है उनकी गति ऊर्जा ठोस पदार्थों से सबसे कम होती है, अद्रव अवस्था के माध्यम से कहा जाए तो बहुत ही कच होगी, अधिक होगी। क्या होगी, बहुत ही अत्यधिक होगी। ठीक है, आकर्षण बल भी ठोस अत्यधिक, अद्रव के माध्यम से गैस बहुत कम होता है, यानी आकर्षण के बल में बोले तो ठोस का होता है, अत्यधिक होता है, ठोस का होता है अत्यधिक, अद्रव के माध्यम में गैस की सबसे कम होता है। ठीक है, 3 नंबर क्या बोला है, गैसीय अवस्था के कणों गति माध्यम होती है, द्रव अवस्था में न्यूटन होती है, ठोस अवस्था में अधिकतम होती है। ठीक है, ये आप लोग के आकर्षित ला बता दिए, 3 पॉइंट हो गया। चलिए आज अब इसके बाद हम बताते हैं कि ठोस द्रव गैस में क्या अंतर है, यानी कि पदार्थ कितने प्रकार के बांटा गया। ठीक है, तो हल्का सा आप लोग की जानकारी दे देना चाहता हूँ कि पदार्थ कितने भागों में बांटा गया, इसे देखिए। तो हम लोग को यह जानकारी आप लोग के पहले से पता होगा या फिर नहीं पता है तो फिर भी हम आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस। आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि पदार्थ कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन सी, ठोस द्रव गैस। क्लियर। सबसे पहले हम लोग सब समझते हैं कि ठोस कहते हैं किसको, ठोस उसे कहता है, यानी कि मान लीजिए ठोस जो है, जो जैसे लकड़ियाँ हो गया, यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे लकड़ी हो गया, टेबल हो गया, घर द्वार,
पलंग उलंग, चौकी उकी, कुछ भी मान लीजिए, फिर हो गया तुम्हारा स्टिक हो गया, चेयर हो गया, गाछ वृक्ष, ये सब कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है। और द्रव में क्या आ गया? जो पानी और तेल के सामान जितने होते हैं वो किस में आते हैं? वो द्रव में आते हैं। यानी कि तेल में, तेल और पानी के जितने भी तेल और पानी जो होते हैं वो किस में आते हैं? द्रव में आते हैं। गैस किस में आते हैं? गैस जानबे करते हैं, गैस अलग होता है, सबसे हटके होता है। गैस जैसे एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी गैस हो गया, ये सब गैस किस में आते हैं? ये सब जो मटेरियल आते हैं वो गैस में आते हैं। ठीक है। किस में आते हैं? गैस में। अब बाकी द्रव आने की बता चुके हैं, द्रव से कहते हैं जो लिक्विड आने की पानी की मात्रा जो है उसमें आता है। ठीक है। इसमें इसका आकार आयतन जो बताते हैं अभी। ठीक है। एक का कैसे समझा रहे हैं? सबसे पहले ठोस के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ठोस होता क्या है। ठोस का आकार जो होता है निश्चित होता है। मान लीजिए कि आकार ऐसे है। ठीक है। चरखुट है, ये मान लीजिए कुछ है, ये आकार है। ठीक है। इसका आकार भी चेंज नहीं होगा, ना ही इसका आयतन चेंज होगा, क्योंकि जितना बनावट है उतना ही न रहेगा। ये मान लीजिए गोल बना है तो गोले रहेगा, चरखुट है तो चरखुट रहेगा। ठीक है। ठोस के मतलब है कि ये चरखुट है, इसका आकार भी कैसे होता है? निश्चित आकार होता है, इसका आयतन भी निश्चित होता है, इसका कोई बहाव नहीं होता, क्योंकि पानी नहीं ना जो बहेगा, इसलिए इसका कोई बहाव नहीं होता है। कण अत्यंत आसपास में होते हैं। इसका कण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपस में आसपास में होते हैं, असंपीड़न रंगीन होते हैं। क्लियर हो गया? आप लोग को ठोस समझ में आ गया? ठोस का आकार निश्चित होती है, इसकी आयतन भी निश्चित होती है, इसका कोई बहाव नहीं होते है, यह कण अत्यंत आसपास होते हैं, असंपीड़न नगण्य होती है। चलिए आप लोग क्या अब द्रव के बारे में बताते हैं। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होती। मान लीजिए पानी लिए, पानी अभी इतना लिए, यहाँ भी इतना लिए, और एक जगह अगर पानी कहीं भी गिराएंगे तो क्या होगा? कुछ पानी इधर गिर जाएगा, कोई नहीं गिर जाएगा, और जब इसका गिराएंगे तो कोई नहीं गिर जाएगा, कोई नहीं गिर जाएगा, कोई नहीं गिर जाएगा। तो इसलिए कोई इसका आकार जो होती है वो अनिश्चित है, कोई निश्चित आकार नहीं होती है। बोल देगा द्रव का आकार क्या होता है? अनिश्चित, इसका कोई आकार नहीं होती है। यानी कि पानी या तेल को जिससे गिराइएगा, हमेशा मान लीजिए 2 गिलास लिए। ठीक है। ये 2 गिलास ले लिए पानी हम, और दोनों गिलास क्या किए? एक में पानी गिरा दे रहे हैं कहीं। ठीक है। तो देखिएगा एक ही जगह एक ही स्थान पर घेर पानी लेगा नहीं, कुछ पानी इधर बह गया, कोई पानी ये नहीं बह गया, इसलिए निश्चित आकार इसका नहीं होती है। इसका आयतन निश्चित होता है, क्योंकि पानी दोनों तो एक सेम गिलास में ले रहे हैं, इसलिए आयतन क्या होगा? फिक्स होगा। क्लियर? इसका बहाव होता है। इसका क्या होता है? बहाव होता है। यानी कि मान लीजिए पानी तो बहवे करेगा ना, पानी रहे या तेल रहे तो लिक्विड है, इसलिए क्या कहेंगे? बहाता है। कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इसमें क्या होता है? पानी के अंदर जो है उसमें क्या रहता है? रिक्त स्थान होते हैं, और कुछ इसके अंदर संपीड़न भी होते हैं। क्लियर? आप लोग को समझ आ गया? एक शॉर्टकट में माध्यम समझा रहे हैं। कोई इसका निश्चित आकार नहीं होता, इसका निश्चित आयतन होता है, क्योंकि आयतन जितना पानी लेंगे उतना ही उसी में आयतन कहते हैं। ठीक है। इसका बहाव होता है, पानी और तेल का बहाव होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, और कुछ संपीड़न भी होती है। चलिए थर्ड नंबर समझेंगे। आप लोग के बहुत ही बार बार बोलते आ रहे, बहुत अच्छा समय, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इसके माध्यम से हम आप लोग को और अच्छी तरह से समझा सके, हौसला बढ़ता है। ठीक है। इसका अनिश्चित आकार होती है। गैस का कोई आकार नहीं होती है। ठीक है। इसका जिधर पर तिधर चल जाएगा, कोई भरोसा नहीं। आकार गैस का आकार ही नहीं होती है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं किधर गैस जा रहा है किधर नहीं। सो इसका आयतन भी अनिश्चित होता है। इसका आयतन भी गैस का कितना है कितना नहीं, इसका कोई आयतन भी मालूम नहीं कर सकते हम लोग। बहाव, इसका गैस का भी बहाव है, गैस अभी छोड़ देंगे खुला तो किधर उड़ के चला जाएगा कोई पता नहीं है। कणों के बीच बहुत रिक्त स्थान होते हैं, कणों के बीच बहुत रिक्त ज़्यादा होता है, अब बहुत ज़्यादा संपीड़न भी होता है। ठीक है। फिर शॉर्टकट मान चलते हैं। इसका अनिश्चित आकार, अनिश्चित आयतन, बहाव होता है, कणों में बहुत रिक्त स्थान होता है, बहुत ज़्यादा संपीड़न होता है। क्लियर? चलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंस आप लोग के पदार्थ के प्रकार के बारे में बताएं। पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ का द्रव्यमान होता है और वो आयतन घेरता है। ठीक है। इसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो ये आयतन घेरता है। ठीक है। पदार्थ किसे कहते हैं? तो ये मेरा पदार्थ जो है वो आयतन घेरता है। ठीक है। और द्रव्यमान होता है। क्लियर? आप लोग समझ आ गया? पदार्थ के अवस्थाएं, भौतिक रूप से पदार्थ कितने भाग बांटा गया है? 3 अभी बता चुके हैं। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था, ये 3 भागों में बांटा गया है। हम मानव शरीर के भी पदार्थ 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। हड्डी या दांत में हड्डियों और दांत ठोस अवस्था में, ब्लड जल
द्रव अवस्था में फेफड़ों की हवा, गैसीय अवस्था 70% पानी मौजूद। देखो कितना मोस्ट VVI क्वेश्चन, कितना दिमाग वाला चीज़ है, कितना अच्छा पॉइंट पूछा है। ठीक है, कि क्या बोला है से ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला है कि देखिए जिस तरह हम लोग का शरीर जो बना हुआ है, तो ये दांत हड्डियों से मिलकर क्या बना, ठोस। ठीक है, ठोस। ब्लड आने की, ब्लड और जल से मिलकर हमारा रक्त में बना है, वो क्या चीज आता है, द्रव अवस्था में आता है। फेफड़ों में जब हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, वो 70% पानी हमारे शरीर की मौजूद होती है हवा में, गैसीय अवस्था में होती है कि नहीं होती है। ये 3 चीज मोस्ट इंपॉर्टेंस है। चलिए आज हम लोग एक करके आप लोग बता चुके हैं, आपने खुद बनाइएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे ठोस अवस्था बारे में। यह निश्चित आकार होती है, अभी बता चुके हैं ठोस आकार का निश्चित आकार होती है, निश्चित आयतन होता है। ठीक है, ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती है। स्पष्ट मतलब सीमाएं देख लो, ये बताइए इस तरह माने चरखुट है, कोई 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 बेंच है, ठीक है, चरखुट है, तो चरखुट मालूम चल रहा है, इससे सीमाएं भी कैसी होती है, फिक्स होती है, स्पष्ट होती है, दिखाई देता है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए इसका निश्चित या स्थिर आयतन होता है, अभी बता चुके हैं। इनकी संपीड़न नगण्य होती है, दृढ़ होती है, अभी अभी बता चुके, मजबूत होता है। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन एग्जाम्पल आप लोग दे देते हैं। बल लगाने के रबर बैंड का आकार बदल देता है, लेकिन उसको हटा देने पर उसको पे, मान लीजिए रबर है, ठीक है, इसको टान रहे हैं, अब फिर छोड़ेंगे, छोड़ रहे हैं, तो फिर यही आकार में ले लेगा ना। ठीक है, तो अत्यधिक बल लगाया जा रहा है, लेकिन रबर बैंड टूट सकता है। ठीक है, तो लेकिन आ जा रहा है कुछ वही आकार में, इसलिए आकार इसका क्या चाहिए, फिक्स है, निश्चित है। चलिए समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द्रव अवस्था, द्रव तरल होते हैं, ये मैंने बहाव होता है, जानबे करते हैं। द्रव अवस्था यानी कि लिक्विड पानी या फिर तेल ले लीजिए, इसमें क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, आप लोग बता चुके हैं। इसका कोई स्थिर आकार नहीं होता, इसका आकार जो होता है कोई स्थिर नहीं। अभी गोल है तो कोई चरखुट हो जाएगा, कोई इधर भाग जाएगा, कोई इधर भाग जाएगा, कोई भरोसा, इसका कोई निश्चित नहीं है। वे बर्तन का आकार लेता है, कोई चीज़ का जिसमें जाएंगे उसमें आकार ले लेता है अपना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर, द्रव का निश्चित आयतन होता है, आयतन लेकिन क्या होता है, निश्चित होता है, क्योंकि पानी अगर जब हम अभी बार बार तो बताते आ रहे हैं कि जब पानी 1 गिलास लेंगे, 2 गिलास पानी लेंगे, दोनों तो किन रहेगा, सेम ही रहेगा ना, इसलिए इसका निश्चित आयतन होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होती है, द्रव में क्या होता है, बहुत ही कम संपीड़न होती है। क्लियर हो गया। द्रव में के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। ठीक है, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी के बर्तन का आकार लेता है, बता चुके हैं। चलिए आप लोग को इतना पॉइंट समझ आएगा, बहुत काफ़ी है, 5 पॉइंट लिखिएगा काफ़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। गैसीय अवस्था, गैस में भी बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होती है, गैस में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, गैस में कोई निश्चित आकार नहीं होता। आप लोग अभी बता चुके हैं इससे पहले हम कि कोई इसका आकार निश्चित नहीं होते, कोई इसकी निश्चित सीमाएं नहीं होती है, कोई इसका निश्चित आयतन नहीं होता। गैस का चीज होते बहाव होते हैं, गैस संपीड़न अधिक होती है। ये 5 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंस आप लोग लिख लीजिएगा और आप लोग के बन जाएगा, क्योंकि गैस जो है इधर उधर घूमने से पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाए, इसका आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों के बहाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं, चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाए मिलता है। ठीक है, ठोस जैसे बर्फ हो गया, द्रव आने की पानी, गैस ये मतलब भाप वाष्प। मान लीजिए कि हम लोग फ्रिज लिए, फ्रिज में क्या किए, गिलास पानी लिए, पानी हो गया मेरा द्रव, और फिर द्रव के क्या किए, फिर हम लोग फ्रिज में रख लिए और मेरा बर्फ बन गया, क्या बन गया, बर्फ बन गया। और फिर बर्फ बन गया तो उसको जब हल्का सा पानी जब गर्म करेंगे, ठीक है, तो मेरा क्या होगा, जल वाष्प बन के ऊपर चला जाएगा, और फिर पानी कच्छ में हो जाएगा, फिर पानी बदल जाएगा। यानी कि यह तो माध्यम से क्या होगा, वो आपस में पानी की ही मात्रा रह जाएगा, एक दूसरे से कच्छ होगा, चेंज होते रहेगा। ठीक है, समझ आ गया। तापमान में परिवर्तन, उसके अंदर क्या होगा, तापमान में क्या क्या परिवर्तन होगा, से देखिए। पहला क्या है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। गलनांक किसे कहते हैं, तो गलनांक किसे कहते हैं, से ध्यान दीजिए। जिस तापमान पर वायुमंडल में कोई ठोस यानी कि जैसे बर्फ हो गया, बर्फ द्रव में बन जाए यानी कि पिघल जाए, उसी को हम लोग गलनांक कहते हैं। यानी कि बर्फ से पानी में बदल जाना ही क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है, तो बर्फ का गलनांक जो होता है
273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसे 0.0 डिग्री सेल्सियस अर्थात 273 लेते हैं, लेकिन सिंपल इसको कितना लेते हैं 273 केल्विन लेते हैं। क्लियर आ गया। जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ का तापमान नहीं बढ़ता, लगातार ऊष्मा प्रदान रहने के बावजूद, क्योंकि संग्रहण गुप्त ऊष्मा तापमान बढ़ने नहीं देती है। क्लियर हो गया। संग्रहण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में दाब 1 kg ठोस गलनांक के द्वारा बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, जितनी आवश्यकता होती है उसे अत्यंत 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कण की तुलना 0 डिग्री सेल्सियस पानी अत्यधिक ऊर्जा होती है। क्लियर हो गया। क्वथनांक आने की क्या बोला है कि जितना उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संग्रहण के गुप्त ऊष्मा रखते हैं। वो गुप्त ऊष्मा अपना रखते हैं, गुप्त मतलब पूरा उसमें छुपा हुआ रहता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वथनांक क्या है। बॉइलिंग पॉइंट क्या, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसे क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक मान लीजिए पानी लिए, ठीक है, इसको गर्म करने उबलने लगा, भाप पे ज़्यादा फेंकने लगा, गर्म होने लगा, उसे क्या कहते हैं क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट यानी जब पानी बॉयल होता है, जैसे अंडा बॉयल होता है, पानी बॉयल होता है, जब खोलता है तो उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। क्लियर हो गया। इसका कितना होता है 373, जल के क्वथनांक कितना होता है 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 बराबर 373 केल्विन हो गया। क्लियर। चलिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा वायुमंडल में दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है, वायुमंडल में जितने भी 1 kg के इतना वाष्प बदलने की जितनी उसमें ऊर्जा आवश्यकता है उसी को वाष्प गुप्त, जितना आवश्यकता होता है क्वथनांक में ऊष्मा बदलने के लिए उतना ही गुप्त उसी को क्या कहते हैं, आवश्यकता के अनुसार उसी को वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए, जब पानी को इरा पढ़ा चुके हैं, जब पानी को उबाला जाता है तब पानी वृद्धि नहीं होती, तब 500 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल की तोड़ती है। ठीक है, क्लियर। ये आप लोग बता चुके हैं। ठोस में आगे द्रव अवस्था है, द्रव से ऊष्मा गया, फिर इसमें आगे फिर गैस में बदल गया, तब 25 डिग्री सेल्सियस जल से 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ 100 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा भाप आ गया। ठीक है, ये सब तो वही क्वेश्चन आ रहा है। उध्रुपातन कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस की और वापस ठोस में बदल जाते हैं, उसी प्रक्रिया उध्रुपातन कहते हैं। उध्रुपातन उसे कहते हैं कि जो द्रव अवस्था परिवर्तित हुए बिना यानी कि बदलते हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस में वाष्प सीधे ठोस से बिना सीधे गैस में बदल जाए, उसी को उध्रुपातन कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, उदाहरण पढ़ लीजिए। चीनी के प्याली कीप के उल्टा रख करके देखिए, कीप के सिरे पर रुई का डाट लगा दीजिए, धीरे धीरे गर्म कीजिए, हम देखेंगे कि कपूर या अमोनियम क्लोराइड ठोस की गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ की उसमें संग्रहित होती है, बदल जाता है भाप बन के। ठीक है, ये सारा चलिए, ये सब का आप लोग का सिंपल है। ज़्यादा दबाव बढ़ने से कण नज़दीक आ जाती है, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। इसे मोस्ट पॉइंट का है वाष्पीकरण, एक ऐसी सतही प्रक्रिया जिसमें द्रव अवस्था में सतह के कण क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान का भाप में बदलना यानी कि वाष्प में बदल जाना ही क्या कहलाता है वाष्पीकरण। मान लीजिए पानी गर्म करे, वो पास भाप बन के ऊपर सा जा रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं। इसी क्या कहते हैं वाष्पीकरण। सतत उपस्थित कणों की उच्च गतिज ऊर्जा के कण अन्य कणों का आकर्षण बल के मुक्त हो जाते हैं, इसी कारण को वाष्प में बदल जाते हैं। किस कारण, गतिज ऊर्जा के कारण वे अन्य कणों में आकर्षण बल का करता है, कार्य करता है और मुक्त हो जाता है, उसी को हम इसी कारण कहते हैं भाप वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण के क्या क्या प्रभावित होते हैं, पहले सतही क्षेत्रफल, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण की बढ़ जाती है, यानी सतही अपना जो क्षेत्र होता है वो जब उसको बढ़ने लगता है तो वाष्पीकरण भी दर खची होती है, बढ़ जाती है। तापमान में वृद्धि, तापमान यानी कि टेम्परेचर जब वृद्धि होती है, तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर भी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की भी गति ऊर्जा बढ़ जाती है। हम बता चुके कि पदार्थ का चाहिए गतिज ऊर्जा में कार्य करता है। ठीक है, इसलिए तापमान बढ़ने से जब ज़्यादा हीट होगा तो उसका वाष्पीकरण भी होगा क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है,
आर्द्रता, अगर हवा आर्द्रता हो तो वाष्पीकरण भी घट जाती है। ज़्यादा आर्द्रता हो तो कम वाष्पीकरण होगा। वायु में गति, अगर वायु में गति बढ़ जाती है तो वाष्पीकरण की दर भी क्या होती है, बढ़ जाती है। वाष्पीकरण में शीतलता होती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया दौरान लुप्त हुई ऊर्जा के पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास वातावरण में ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के वातावरण शीतल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंड नंबर, गर्मियों में हमें सूती कपड़ा पहनने चाहिए क्योंकि गर्मियों की पसीना अधिक आता है। सूती कपड़ा पहनने से अच्छे अवशोषण होने के कारण, आने की क्या बोला है कि जो गर्मी में सूती कपड़ा पहनने से पहनना चाहिए क्योंकि गर्मियों में पसीना अधिक आता है। सूती कपड़ा पहनने से अवशोषण होने के कारण पसीना अवशोषित करने वायुमंडल आसानी से वाष्पीकरण हो जाते हैं। चूँकि वाष्पीकरण की शीतलता होती है, अतः गर्मी में सूती कपड़ा पहनने का होता आराम मिलता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, गर्मियों के अक्सर लोगों मैदानों के पानी छिड़कते हैं। यह पानी मैदानों की ऊर्जा गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं, उसे जगह ठंडा कर देता है। चलिए आप लोग के क्वेश्चन है, आप लोग के सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग के 50 बोलते 1 चैप्टर आप लोग के क्या किए, कंप्लीट किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर था 1 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब आप लोग के समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, सरस्वती माता की जय।